किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक जो 13 अप्रैल 2023 है। आज हम उस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम आपसे बार बार चर्चा भी करते थे, बार बार उसके बारे में आप लोगों के बीच में कहते भी थे कि आज से पहले हमने मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के विकल्प ढूंढे हैं। यानी ये चीज़ नहीं देखी, गहराई, उस गहराई तक हम नहीं जा पाए कि हम उस चीज़ को ठीक कर लें तो नाइट्रोजन हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। उस चीज़ के बारे में हमने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी नए आए हैं इस चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो भी हमारा लाइव प्रोग्राम होता है उसकी जानकारी आपको हो सके। और मेरा जो दूसरा चैनल है, किसी कारणवश अगर इस चैनल में कोई दिक्कत आती है तो मेरे दूसरे चैनल ट्रू होम गार्डनिंग के ऊपर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमेशा डालता हूं। तो वहां भी आप जा सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा, कोई टेक्निकल इशू अगर इस चैनल में आता है तो हम वहां आप लोगों के बीच में रह सकते हैं। तो साथियों आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो तत्व है हमारा मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अन्य भी जानते हैं। लेकिन नाइट्रोजन सीधा पौधे ग्रहण नहीं करते हैं। वो क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? वो उसकी बहुत लंबी कहानी है। अगर वो वैज्ञानिक रूप से उस चीज को मैं अगर विस्तार से बताऊंगा तो ये वीडियो इतना लंबा बन जाएगा कि आप या तो सुन नहीं पाओगे या इतना समय आपके पास नहीं होगा। मैं मुख्य टॉपिक के ऊपर बात करूंगा ओनली, जो जरूरी है आपके लिए, जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको पौधे को देने के लिए माध्यम जो बनता है वो है हमारा एजोवेक्टर बैक्टीरिया। एजोवेक्टर बैक्टीरिया ना होने की वजह से वायुमंडल का नाइट्रोजन पौधे के पास नहीं पहुंच रहा। एजोवेक्टर बैक्टीरिया हमारी जमीन में क्यों नहीं है? ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि एजोवेक्टर बैक्टीरिया अगर हमारी जमीन में होता तो यूरिया के बोरे लाके खेत में डालने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती और हमारा उत्पादन जो अब लगातार गिरावट पर आ रहा है, यानी जब हरित क्रांति आई थी उस समय हमारा उत्पादन बढ़ा था और अब उत्पादन धीरे धीरे घटता नीचे आ रहा है। उसका मुख्य रीजन क्या है कि एक तो जमीन के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है वो शून्य की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अब भी समय है उस चीज को संभलने का। अगर अब भी आप नहीं समझते हैं, अब भी अगर आप समय लगाते हैं संभलने में, तो आने वाला समय जो है वो आपके लिए बहुत विकराल रूप धारण करके आएगा, और विशेष करके फार्मर के लिए। और वो विकराल रूप क्या होगा कि खाने के लिए शायद अनाज भी ना मिल पाए अगर ऐसी स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो एजोवेक्टर बैक्टीरिया ना होने का मुख्य रीजन आप भली भांति जानते हैं। अत्यधिक मात्रा में हमने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया और अत्यधिक मात्रा में हमने रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया। तो एजोवेक्टर तो बहुत दूर की बात है, हमने हमारे मित्र कीटों तक नहीं छोड़ा, उनको भी आड़े हाथों लिया। यानी सबसे बड़े गुनहगार हम। वो किस लिए बने गुनहगार हम? क्योंकि उस चीज के बारे में प्रैक्टिकली हमने धरातल पर कभी जाने की कोशिश नहीं की कि रियल में कहानी क्या है, मिट्टी है क्या, मिट्टी क्यों हमें जवाब देती जा रही है, कभी नहीं सोचा हमने इस बारे में। तो आज एजोवेक्टर के बारे में बात करते हैं। एजोवेक्टर कहाँ मिलेगा? जहां पर आप रसायन मुक्त खेती करेंगे वहां एजोवेक्टर मिलना है। और रसायन मुक्त खेती कब होगी? जब आप जैविक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित खेती, जो पता नहीं कितने कितने नाम दे दिए इस खेती के, लेकिन वैसे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये एक प्राकृतिक खेती ही होती है।
आज मैं केवल नाइट्रोजन की आपको भूमिका बता रहा हूं कि आप अंधेरे में ना आए। रियल में मामला हो क्या रहा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो एजोबैक्टर बैक्टीरिया कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम जैविक खेती में आएंगे रासायनिक को छोड़ के। और जब हम रासायनिक को छोड़ के जैविक में आएंगे तो हमारे उत्पादन में गिरावट आएगी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उत्पादन में तो गिरावट रासायनिक वालों के साथ भी आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पहले जो उत्पादन होता था, जिस समय हरित क्रांति आई थी, जिस समय उत्पादन होता था, उस उत्पादन से कम उत्पादन होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैविक खेती कंपोस्टिंग खाद उसमें आप डालेंगे, फसल के अवशेष को उसमें डालेंगे और दलहनी फसलें हम उसमें कुछ लगाएंगे, या हरी खाद का उपयोग हम करेंगे, या तरल वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया है काफी प्रचुर मात्रा में, जिसके अंदर एजोबैक्टर बैक्टीरिया भी प्रचुर मात्रा में है, काफी संख्या में है। उसका सहारा आप ले सकते हैं अगर अपनी मिट्टी को जिंदा कुछ समय के लिए रखना चाहते हो तो। अगर आगे आपका भविष्य यानी आप निर्भर अगर खेती पर हैं तो इन चीजों पर ध्यान देना होगा। आज जंगल हैं हमारे, बड़े बड़े जंगल जो हैं, क्या वहां कोई यूरिया डीएपी इत्यादि को डालता है क्या? वो पौधे, क्योंकि वो मिट्टी ऐसी है, उस मिट्टी में कभी रसायन उपयोग हुआ ही नहीं। आज वो मिट्टी स्वस्थ है, वो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद नाइट्रोजन लेते हैं, खुद सारा काम खुद कर रहे हैं। तो पहला काम था हमारा एजोबैक्टर का। एजोबैक्टर माध्यम बनेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेगा और पौधे को देगा। तो मध्यस्थता किसने की? एजोबैक्टर बैक्टीरिया ने। पहला कारण तो हुआ ये। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन का भंडारण हम खेत में कैसे कर सकते हैं। भंडार तो थे हमारे नाइट्रोजन के, काफी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन हुआ करता था हरित क्रांति आने से पहले, लेकिन अब खत्म हो गया। वो खत्म कैसे हुआ, उसका मुख्य रीजन क्या रहा, आज उस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान देने वाले पौधे में फैमिली परिवार है एक, जो नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रोजन को भंडारण करता है जमीन में। वो कौन कौन से हैं, मैं उसके नाम आपको बताता हूं। एक तो है तिप्तिया घास, सोयाबीन, अल्फा घास जिसे हम रिजका भी बोलते हैं, और ल्यूमियन, मूंगफली, चना, मटर, रूइबोस और क्लोरोवर, मतलब यानी क्लोरोवर का मतलब है दूब और बीन। ये एक ऐसा परिवार है जो नाइट्रोजन का भंडारण हमारे खेत में कर सकता है। और नाइट्रोजन का भंडारण अगर हमारे खेत में हो गया ना, तो फिर क्या होगा, वो आगे की कहानी क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। उनकी जड़ प्रणाली में, ये जो मैंने जितने आपको बताए हैं, उनकी जड़ प्रणाली में नोड्यूल के भीतर जो गांठें होती हैं, उनके भीतर राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। अब सहजन की बात, उसकी बात करें, इसकी हमारा जो हरी खाद के रूप में लगाते हैं ढेचा, जिसके ढेचा, और ये बताया ढेचा मैं भूल गया बीच में बताना। तो इनकी जो नोड्यूल के भीतर जो जड़ प्रणाली में नोड्यूल जो होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन भीतर राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है। कभी भी आप चने के पौधे को उखाड़ के देख लो, कभी भी आप मटर के पौधे को उखाड़ के देख लो, कभी भी आप दूब को उखाड़ के देख लो, कभी भी आप सोयाबीन को उखाड़ के देख लो, और कभी भी आप ढेचे को उखाड़ के देखेंगे तो उनके अंदर गांठें मिलेंगी, और उन गांठों में राइजोबियम सहजीवी बैक्टीरिया होता है। इसका काम क्या होता है, जो नाइट्रोजन यौगिकों का उत्पादन करता है, यानी नाइट्रोजन यौगिकों जिनसे नाइट्रोजन बनाता है को उत्पादन करता है,
जो पौधे को बढ़ने में और अन्य पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा, पौधे को बढ़ने में और अन्य पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं। यानी काफी गहराई की बात है, समझना इस चीज को, वीडियो को पूरा देखना साथियों। यानी अन्य पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं, और जब पौधा मर जाता है तो ये जो स्थिर नाइट्रोजन है वहां उस पौधे की जड़ के पास, वो वहां से निकल जाता है, और निकलने के बाद अन्य पौधे को उपलब्ध हो जाता है, और जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है। अब ये हमारा एक भंडारण है। राइजोबियम जो है, राइजोबियम एक सहज जीवी हमारा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के यौगिकों को बनाने में हमारा सहयोग करता है। अब ये चीजें मैंने आपको बताई, इस चीज को समझ है। हरी खाद के लिए हम बार बार क्यों बोलते थे, हरी खाद आप लगाइए, हरी खाद में आप मूंगी फलाना ढिमका ये इत्यादि चीजें आप लगाइए। अगर हमारी जमीन में नाइट्रोजन फिक्स हो गया, एक बात समझिए, नाइट्रोजन के भंडारण उपलब्ध हो गए, तो आज जो हम तरह तरह के घोल बनाते हैं ना, इन घोलों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। एजोबैक्टर बैक्टीरिया भी वही होगा, और ये राइजोबियम भी, हमारी जो भी ये फसलें हमसे है, यानी फैमिली परिवार है ये एक नाइट्रोजन का, इसको समझना होगा सबसे पहले। तो ये राइजोबियम जो है ये एक बहुत बड़ा कारक है नाइट्रोजन का, जो पौधे को देने में हमारी खूब मदद करता है। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन की जड़ों में नाइट्रोजन भंडारण, मैं ये चीज देख रहा था जब मेरे सामने आया था ये क्वेश्चन, यानी जब मैं देख रहा था, सोयाबीन जो है प्रति 1 एकड़ 30 से 50 पाउंड नाइट्रोजन मिट्टी में मिला सकता है। सोयाबीन 30 से 50 पाउंड नाइट्रोजन मिट्टी में मिला सकता है, जब भी इसे मक्का ज्वार के साथ बारी बारी से लगाया जाता है। यानी सोयाबीन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अब उसकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, वो जमीन में भंडारण नाइट्रोजन का करता है, तो उसका सीड जो हम लेंगे उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, यह अच्छी भली बात ही आप जान पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। कल हम इसके दूसरे पार्ट में आपसे बातचीत करेंगे कि किन उत्पादों में नाइट्रोजन की उपलब्धता इतना % है, ताकि आपको किसी तरह की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आशा करता हूं कि आज जो नाइट्रोजन के बारे में आपको जानकारी दी गई है, ये जानकारी बिल्कुल सटीक जानकारी है, और इससे आप बिल्कुल सहमत भी होंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो साथियों, मैं वीडियो को विराम देता हूं, और जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर लें। नए साथी हमारे इस चैनल पर आए हैं, वो भी बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले समय में जो जानकारी है वो उनके बीच में उपलब्ध करवा सकें। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।